तो पिछले सत्र में यतीन कुमार जी का जो प्रश्न था उस पे हम बात कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि जब ढलान होती है तो जिस तरफ ढलान होती है उस तरफ मिट्टी में नमी ज्यादा होती है, ज्यादा समय तक होती है, ज्यादा गहराई तक होती है। और उसके विपरीत ऊपर की दिशा में जिधर से ऊंचाई है उधर मिट्टी में नमी कम होती है, कम समय तक होती है और कम गहराई तक होती है। तो इस वजह से जो फसल होती है, पौधे होते हैं, उनका भी बढ़त उसी प्रकार से होता है। और उस जो उसका उत्पादन वगैरह जो है उसी प्रकार से होता है। तो इसमें ये देखने की जरूरत है कि हम जहाँ तक हो सके हम दिशा को समझें, और दिशा के अनुसार अगर हम करते हैं, कार्य करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन जहाँ पे संभव है वहाँ पे ढलान वाले मिट्टी में कभी संभावना हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, तो उसके अनुसार कार्य करना जरूरी है। यतीन कुमार जी, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको? यतीन कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, ओके ओके, थैंक यू सर। जो आपका प्रश्न था उसका आपको उत्तर मिल गया या और कुछ इसमें? हाँ 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 सर, ना ना ना, और कुछ नहीं पूछना है सर। ये पूछना था कि ये जो आप अभी लेक्चर जो चल रहा है उसका सर पीडीएफ की ऐसा कुछ मिलेगा, ताकि क्या है कि अपना ये ट्रेनिंग के बाद भी अगर पढ़कर उसको तैयार करना हो, समझना हो, तो कुछ आसानी रहे। इसमें मैं ऐसा कहूंगा कि जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो तो हम ग्रुप में डाल रहे हैं। और बाद में ओके सर। ग्रुप में तो बहुत समय तक नहीं रहेगा। ग्रुप कुछ समय ओके तक रहेगा। उसके बाद अगला ग्रुप, अगला विषय जब आ जाएगा तो फिर ये नहीं रहेगा। तो हम इसको यूट्यूब चैनल में भी डाल देंगे। यूट्यूब चैनल का मैंने लिंक दिया हुआ है, तो यूट्यूब चैनल में वो उपलब्ध ओके रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक पीडीएफ की बात की है तो उसमें मैं ये कहूँगा कि आप अपना नोट्स बनाइए और मेरे साथ शेयर करिए। तो ओके ओके सर, ओके। उससे उससे फिर मैं अपना एक वो बना लूंगा। आपके समझ के अनुसार मैं अपना, आपके नोट से मैं एक एक नोट बना के फिर मैं वो आपको शेयर सभी को करूंगा। लेकिन ओके उसमें ओके, समझ आप समझ सभी गया की सर। सहयोगिता चाहिए। और उस तरीके से आप हमें सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि इसके ऊपर हम एक पुस्तक भी तैयार कर लें। और उसमें सभी का सहयोग रहेगा। क्योंकि कैसा है कि जो हाँ। आप समझ रहे हैं वो हमें जानना जरूरी है। और उसी के अनुसार हमें नोट्स, फाइनल नोट जो बनाना है वो उसके आधार पर बनाएंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं जो समझ रहा हूँ वो मैं तो बता ही रहा हूँ। और उसका अगर ओके नोट्स बना ओके के हम ओके देंगे ओके। तो हम दे सकते हैं पुस्तक के रूप में। लेकिन उसमें जो समय लगेगा, अगर आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। इतना ही है। अभी ये पूरा सत्र जो है ओके सर। वो चर्चा ही है। तो इसमें सभी जो है अपने हिसाब से अनम्यूट करके, हैंड रेस करके अपना प्रश्न वो कर सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो मुझे आज ध्यान में आया, यही यतीन कुमार जी के प्रश्न से ही, कि ये चर्चा जब चलती रहती है, जब प्रेजेंटेशन चलता रहता है, अगर आप साथ में नोटबुक लेके और अपने पॉइंट्स नोट करते रहें, और जब चर्चा सत्र होता है प्रश्नोत्तर का, तो उसके आधार पर आप अगर प्रश्न पूछते हैं तो ज्यादा अच्छा है। जो इसमें बताया जा रहा है जरूरी नहीं कि उसी के आधार पर प्रश्न पूछें। जैसे अनिल कुमार जी ने पूछा और यतिन जी ने पूछा, तो प्रश्न किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन उसका आधार हमको समझने के लिए यहाँ पे हमको सहायता मिलेगी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर। बताइए, ये पूरा मेरा मेरा क्वेश्चन था, पहले मैं चैट विनय में जी लिखा से। था कि हाँ चैट में लिखा था मैंने इसके पहले, वो जो हाँ। जो सीड साइज और जो बीज का जो ये सीड साइज और वेट जो रहता है, वो शनि का प्रभाव कैसा होता है उस पे? नहीं, फिर से पूछिए। मैं वो आपका वो पढ़ रहा था लेकिन। हाँ हाँ, ठीक है। बीज बीज जो होता है, बीज का जो साइज और वेट, वजन जो होता है, हाँ
नहीं, यहाँ जो यहाँ पे शनि का प्रभाव जो है वो जो बीज सीड डेवलपमेंट जो होता है फल के अंदर। डेवलपमेंट का जो साइज और उसका जो वजन जो होता है, हाँ, उसके ऊपर कैसा होता है वो शनि का प्रभाव? साइज से ज्यादा, साइज के ऊपर भी होता है, वजन के ऊपर भी होता है। इसीलिए जो हम आगे आगे आएगा वो कैसे करना है। फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप पंचांग के अनुसार कार्य करेंगे फसल के आधार पर। अब उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि जो ऊर्ध्वशील जो इरेक्ट प्लांट्स होते हैं जिनमें, जिन फसलों में, जैसे अच्छा। बैगन है, मिर्ची है, या धान है, मक्का है, गेहूं है ना, हाँ। ये कॉटन है ना, जिनको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है, उनकी बुआई का जो समय होता है, आगे आएगा वो, फिर भी अभी मैं बता रहा हूँ हाँ। उनकी बुआई का समय पंचांग के अनुसार क्या होना चाहिए। तो उनकी अच्छा। बुआई का समय अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में पहला सप्ताह जो होता है, जब चंद्र का आकार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, शून्य से पूर्णिमा की तरफ बढ़ बढ़ रहा है। रहा है और आधा आकार तक पहुंच रहा है, वो जो पहला सप्ताह होता है, उस सप्ताह में जिस दिन चंद्र का गोचर अग्नि राशि से हो रहा है, मतलब मेष राशि, धनु राशि। सिंह राशि और धनु राशि, धनु राशि। ठीक है। एक राशि में चंद्र जो है करीब सवा दो दिन होता है, ठीक है। और उसी सवा दो दिन में करीब 2.5 दिन होता है। अगर 30 दिन का मास महीना ले और पकड़ा था। 12 राशि है तो करीब 2.5 दिन का होता है। और वो 2.5 दिन में करीब सवा दो नक्षत्र होते हैं। तो उनमें भी आप देखिए कि अगर वो 2.5 दिन का समय मेष राशि है मान लीजिए, अब मेष राशि में जो नक्षत्र हैं, मेष राशि से के साथ जो नक्षत्र हैं, अग्नि राशि में कितने नक्षत्र हैं? हाँ। 9 नक्षत्र हैं। तो उनमें से कोई भी नक्षत्र अगर है उन 2.5 दिनों के अंदर, वो समय में, दिन के समय में आप अगर उन उन फसल की बुआई करते हैं तो हाँ। बीज की फसल जो है, जो बीज है उसके अंदर जो फल और बीज दोनों के बारे में, अगर उसका उत्पादन जो है बीज है, ठीक है, अच्छा। तो दो उसके ऊपर पूरे उसके ऊपर फल और बीज दोनों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और शनि का प्रभाव जो बीज के ऊपर है, तो बीज वाला जो भाग है वो ज्यादा अच्छा होगा वजन और आकार के हिसाब से, ठीक है। अगर वो अब ये फसल जो फल सीजन अपना, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, कि ये जो सीजन है अपना, अभी इरिगेटेड रहा तो ठीक है। और अभी ये जो ड्राईलैंड एरिया जो रहता है, जहाँ हाँ, कोरडवाहू बोलते हैं हमारे इधर, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें ये साइज का, इसका प्रभाव कैसा रहेगा? क्योंकि और कभी कभी बिल्कुल ठीक, बारिश नहीं आता है तो तब बिल्कुल ठीक है। कैसा? पहली बात तो ये हो गई कि हमको बुआई कब करनी है, हमने हाँ, नहीं ये वो तो समझ ठीक है, लिया, अभी ठीक है। हाँ, आ ओके। रहा हूँ मैं, उस पर आ रहा हूँ। अब बुआई करने के लिए जमीन की तैयारी भी करनी होती है ना, तो हाँ। जमीन की तैयारी से शुरू होता है पंचांग का उपयोग, ठीक है। जमीन की तैयारी कब करनी है? जब कृष्ण पक्ष है, अच्छा। कृष्ण ओके। पक्ष में, और उसमें भी जो चौथा सप्ताह है, मतलब अमावस्या के वो तो सब। पहले का जो सप्ताह है, उसमें अच्छा। अगर आपको इन फसलों के लिए जिस दिन चंद्र अग्नि राशि में गोचर कर रहा है और साथ में वो 9 नक्षत्र में से कोई नक्षत्र है, तो उस दिन आप जो जुताई करेंगे, तैयारी करेंगे, खाद दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उस दिन करेंगे। तो और बाद में आप अमावस्या के बाद पूर्णिमा के पहले का जो सप्ताह है, ये अमावस्या के बाद का जो सप्ताह है, पहला सप्ताह जो है, उसके अंदर जैसे मैंने बताया उसमें करेंगे। ये तो एक बात हो गई, ठीक है। अब नमी की बात आती है, जहाँ पे सिंचाई उपलब्ध है, आपको सिंचाई कब देनी है? तो वो भी इसी नियम के अनुसार देनी है, अगर उस तरीके की फसल है। मतलब अगर ये फल बीज वाली फसल है, तो आपको सिंचाई कब करनी चाहिए? उस सप्ताह में, उस दिन के अनुसार, राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, तो उसको ज्यादा वो मिलता है, प्रभाव उसका जो है पूरा पड़ता है।
लेकिन सिंचाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नमी होना। तो अगर आप सिंचाई अमावस्या के तुरंत बाद कर रहे हैं तो आपको गहरी सिंचाई करनी होगी। अगर पूर्णिमा के ठीक पहले सिंचाई कर रहे हैं तो हल्की सिंचाई करनी होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अमावस्या के पहले और बाद में क्योंकि चंद्र का प्रभाव आधा दिन होता है और कम होता है, तो जो सिंचाई आप करेंगे गहराई तक जाता है। लेकिन पूर्णिमा के समय चंद्र का प्रभाव पूरा और सबसे अधिक सर्वाधिक और 24 घंटे होता है। तो तरल जो है उसके ऊपर जो गुरुत्व चंद्र का बल पड़ता है, इसके वजह से ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, तो हल्की सिंचाई करनी है। ठीक है। लेकिन जड़ों में नमी होनी जरूरी है। अगर कोरडा जमीन है तो वहां पे आपको देखना है कि जो वर्षा ऋतु में आप कर रहे हैं तो फिर से आपको ये भी देखना होगा कि बारिश के अनुसार, वर्षा के अनुसार किस समय वर्षा हो रही है, किस अवस्था में आपका फसल है, उसके अनुसार देखना पड़ेगा, क्योंकि नमी होनी जरूरी है। वही चैलेंज है ना, ये जो ड्राईलैंड जो फार्मिंग रहता है उसमें यही चैलेंज है कि वो कैसा ये पूरा कैसा इस, करना है। इसलिए आधार कैसा लेना है वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ड्राईलैंड में तो तो खरीफ में ही फसल ली जाती है, बाकी मौसम में तो ली नहीं फसल में जाती। लेकिन ये जो ग्रह का और ये सब देख पर के आ रहा हूँ बारिश सर, नहीं आए तो। उसी पर हाँ। आ रहा हूँ। तो वहां पे ये देखना है कि जो सूर्य है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सूर्य है। तो सूर्य जब आर्द्र नक्षत्र में प्रवेश करता है, आर्द्र नक्षत्र में, सभी नक्षत्र में सूर्य जो है, 27 नक्षत्र है, 365 दिन है, तो भाग देंगे तो करीब 13.25 दिन का समय आता है। तो एक नक्षत्र में सूर्य जो है करीब 13.25 दिन रहता है। तो खरीफ ऋतु में फसल की बुआई खासकर ऐसे जगह पर आर्द्र नक्षत्र में जब आता है, और वो समय होता है करीब 21-22 जून के आसपास से होता है, और 21-22 जून से लेके 5-6 जून के जुलाई के तक रहता है। उस पीरियड में बुआई करनी चाहिए। लेकिन उसमें भी ये देखना है कि उस समय आपके आप जहाँ पर हैं, जहाँ पे वो बुआई करनी है, जो स्थान है वहाँ के हिसाब से पूर्वानुमान क्या कहता है वर्षा के लिए। उसके हमने कुछ वीडियो डाले हैं ग्रुप में, 4 वीडियो डाले हैं, और पांचवा वीडियो में अगले 2-3 दिन 4 दिन में मैं बना के डाल दूंगा। उसकी प्रेजेंटेशन पूरा है, उसको भी समझना जरूरी है, खासकर ऐसे जगह पर, क्योंकि आपको अपने मौसम का पूर्वानुमान, खरीफ के ऋतु में वर्षा का पूर्वानुमान होना जरूरी है। उसके अनुसार ही आपको फसल करनी है, जिसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर वर्षा अच्छी हो रही है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है हो रही है और आप उसमें करेंगे तो दिक्कत तो आएगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। केवल एक हमने बता दिया कि चंद्र इस राशि में जा रहा है, उस नक्षत्र में, तो उतना ही नहीं है। खासकर मौसम जो है, ऋतु जो है, उसके अनुसार देखना जरूरी है। तो उनके वीडियो हमने अलग से बनाए हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में बताएंगे अंतिम दिन 12 तारीख को, कि उसका आधार कैसे होता है, क्या होता है, और उसको समझने के लिए प्रकृति में संकेत कैसे मिलते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो प्रकृति के संकेत के अनुसार हम इसको समझ सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और उसके अनुसार हमको कार्य करना जरूरी है। ठीक। ठीक है। ठीक। मैं समझता हूँ कि आपके काफी सारे प्रश्नों के उत्तर जो है हाँ। आखिरी दिन तक आपको हाँ, ठीक है, ठीक है। मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपके हम जिस जगह रहते हैं ना वो ड्राईलैंड का एरिया है ना, हाँ इसलिए ठीक है। वो ज्यादा चैलेंजिंग है नहीं नहीं, अकोला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और अगर हम वैदिक काल में देख के जाएं, आज से हजारों साल पहले जाएं, तो सिंचाई के साधन तो नहीं थे ना। नहीं थे, इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन रबी की फसल भी होती थी और जायद की फसल भी होती थी, और होती थी, हाँ, लेकिन अभी बारिश कम ज्यादा हो रहा है है इसलिए ना। प्रॉब्लम आ रहा है। तो वहां पे ये भी देखना जरूरी कि हम मिट्टी को क्या करें। हाँ।
मिट्टी में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको कैसे बढ़ाया जाए, बढ़ाया बढ़ाया। है ना। हमने हाँ मिट्टी के उस क्षमता को बिल्कुल उसको बिगाड़ दिया है, उसको सत्यानाश कर दिया है, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब हाँ। कर दिया है। यस यस। ठीक है, ये एक बात बरोबर है। है। हाँ, दूसरी बात ये है कि जब वर्षा हो रही है तो हमको ये आकलन भी होना चाहिए कि वर्षा कितनी हो रही है हमारे फसल के लिए, हमारे भूमि के लिए। वर्षा हो रही, अब जैसे एक उदाहरण ले कि भाई ये कहा जाता है कि भाई इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई। ठीक है, वर्षा तो जल है ना, जल को आप सेंटीमीटर में कैसे हाँ मापेंगे, हाँ। बताइए। जल को आयतन में मापा जा सकता है, वॉल्यूम में मापा जा सकता है ना पानी को। बहुत पाल मान। और सेंटीमीटर तो लंबाई मापने की का यूनिट है, यूनिट है। इकाई है। ठीक है, लेकिन वर्षा का माप जो है वो कभी भी वॉल्यूम में नहीं बताया जाता है, उसको बताया जाता है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इंच में और सेंटीमीटर। मिलीमीटर में। तो ये क्या कनेक्शन है। वो कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, नहीं, नहीं। कैसे, उसका कनेक्शन क्या है, आपको किसी को पता है। हम सब जानते हैं कि भाई इतनी वर्षा है, इतनी वर्षा होने वाली है, इतनी वर्षा हो चुकी है और सारी बातें। लेकिन हमारे जमीन में, अगर हमारे पास 1 एकड़ जमीन है तो उस 1 एकड़ जमीन में कितना पानी बरसा है, कितने लीटर पानी बरसा है, क्योंकि हम उस पानी को तो लीटर में ही मापेंगे या गैलन में मापेंगे, है ना, या किलो लीटर में मापेंगे, है ना। हम ना उसको किलोग्राम में माप सकते हैं, ना हम टन में माप सकते हैं, ना सेंटीमीटर और मीटर में माप सकते हैं। हमको तो उसको लीटर में या इसमें क्या बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में या किलो लीटर में, इस तरीके से मापना होगा। तो 1 एकड़ जमीन में अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो वो कितना पानी बरसा 1 एकड़ में, उसको हम कैसे समझेंगे, उसके लिए हम क्या बताएंगे, बताइए यतिन कुमार जी। बताइए। सर, मैंने कई बार देखा है कि अपना ये जो बागवानी में आम का पेड़ और लगा रहता है, तो कुछ साल उसमें कुछ वर्ष ऐसे होते हैं कि उसमें फल नहीं लगते। तो उनका क्या रीजन हो सकता है कि वो कुछ नक्षत्रों में हमने पानी दे दिया होता है ऐसा कि नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ होता है कि वो सब नेचुरली है? नहीं, ये इसमें दो तीन तरीके की बातें होती है। एक तो होता है कुछ प्रजातियां हैं जो ऑल्टरनेट बियरिंग होती है, मतलब एक वर्ष फल लगते हैं, एक वर्ष नहीं लगते हैं। ठीक है, कुछ उनका उनका एक बिहेवियर होता है, उनका एक आचरण होता है, उनका स्वभाव होता है। ठीक है, उसके अनुसार होता है। कभी कभी आपने देखा है कि एक भाग में फल लग रहे हैं लेकिन दूसरे भाग में नहीं लग रहे, एक ही पेड़ के अंदर। तो उसका कारण जो हाँ होता सर। है, जैसे मैंने बताया है कि पिछले वर्ष या इस वर्ष अगर हम आम के फसल की बात करें तो आम के फसल में जो फूल और फल लगने की जो प्रक्रिया होती है, वो उसका जो हम्म। साइकिल होता है वार्षिक होता है। वार्षिक होता है मतलब जो इस वर्ष जो फल फल लगा हुआ है वो फल तोड़ के फल का मौसम खत्म होने के बाद अगले फसल की तैयारी शुरू होती है, अगले वर्ष के फूलने और फलने की तैयारी शुरू होती है आम में। ठीक है, ओके इस सर। इस साइकिल में, एनुअल साइकिल जो होता है, वार्षिक चक्र जो होता है, उसमें अगर किसी कारण से अंदर पौधे के या पेड़ के अंदर, जैसे मैंने बताया कि जो पोषण ऊपर जाने की प्रक्रिया, नीचे जाने की प्रक्रिया, वहां पे अगर कोई समस्या है, आंतरिक समस्या है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। और उस वजह से उस भाग में देखा जाता है कि जब मौसम आता है, जब फूलने और फलने का समय आता है, तब देखा गया कि नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उसमें पहले कुछ दिक्कत थी जिसकी वजह से उसका वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो सका, और वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद फ्लावरिंग होती है। ठीक है, जो स्लाइड ओके। हमने बताया कि ओके सर। बांग्ला में था, उसको हाँ हाँ। जब हम कल हिंदी ओके। में कन्वर्ट करके बताएंगे तो जो ओके। हमने कल बताया था कि चंद्र का प्रभाव और शनि का प्रभाव, विपरीत दिशा का, वो उन्हीं स्लाइड में उसकी व्याख्या ओके है। सर। और वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको समझना जरूरी। तो वो मैं कन्वर्ट करके ओके। बांग्ला में
बांग्ला से हिंदी में, फिर मैं कल उसको ओके। बताऊंगा। तो जो मैं जिस ओके प्रश्न पे था, मैं फिर से मैं पुनः उस प्रश्न पे आता हूँ कि अगर 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई है तो 1 एकड़ जमीन पे कितनी वर्षा हुई है, ये हम कैसे समझेंगे? कितने लीटर पानी बरसा है 1 लीटर में, 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 4 लाख लीटर। कैसे? अगर दस सेंटीमीटर अभी। सेंटीमीटर वर्षा हुई है, कितने भी समय में, 1 घंटे में हुई है या एक मौसम में हुई है, एक ऋतु में हुई है, पूरे वर्षा ऋतु में, तो हमारा पास 1 एकड़ जमीन है, उस 1 एकड़ जमीन में कितना पानी, कितने लीटर पानी बरसा है उस उतने जमीन में, उसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सर, LBH वॉल्यूम निकाल के फिर चेक करना पड़ेगा ना उसका, कि इतने में इतना हुआ है तो इतना स्क्वायर किलोमीटर में कितना होगा, नहीं, कि 10 आदिनाथ जी आप सेंटीमीटर। कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं यतिन जी, ऐसा नहीं है। आदिनाथ जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं वही बोला, वो 10 सेंटीमीटर ने 10 लाख लीटर पर हेक्टर कुछ होता है उसका। कैसे, उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है? उसका गणित हाँ, कैसे है? फार्मूला है उसका। एक फार्मूला भी है उसका, अभी मैं अभी। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि इसको सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में या इंच में क्यों मापा जाता है। उसका कारण ये है कि 1 मिलीमीटर वर्षा का मतलब, 1 मिलीमीटर वर्षा का मतलब है कि 1 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में अगर पानी बरसता है, ठीक है, 1 लीटर पानी बरसता है, तो तो एक एक स्क्वायर उसमें एक स्क्वायर एक। मीटर का अगर हमने एक पात्र बनाया 1 स्क्वायर मीटर का, और उसमें हमने 1 लीटर पानी डाल दिया, तो उसकी जो गहराई होगी या उस पानी की जो मोटाई होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। हाँ, वही उस। जब हम कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर पानी बरसा, इसका मतलब है कि हमने उस 1 स्क्वायर मीटर के पात्र में हमने कितना पानी डाला? 10 लीटर पानी डाला। 10 लीटर डाला। हाँ, बरोबर है, बरोबर। 10 लीटर पानी डाला, तो 10 सेंटीमीटर में नहीं, 100 लीटर पानी नहीं डाला, नहीं, दस क्योंकि दस क्योंकि सेंटीमीटर नहीं ना। दस एक सेंटीमीटर MM को में 1 लीटर पकड़। हाँ, 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर सौ हुए? सौ सौ मिलीमीटर हुए। तो 100 में, सौ हाँ, 100 लीटर हो जाता ना। हाँ, 100 लीटर पानी 100 अगर हम लीटर। एक हाँ, स्क्वायर मीटर के पात्र में डालते हैं, तो वो तो दस 100 लीटर हो सेंटीमीटर जाता। ऊंचा भरेगा। हाँ, ये है इसका गणित। बरोबर। इतना ही सिंपल है। मतलब अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर पानी बरसा, तो हमारे 1 एकड़ में मतलब 4,000 स्क्वायर मीटर में 4,000 × 100 लीटर, मतलब 4 लाख लीटर पानी बरसा। हाँ, अब वही वो बोला चार मैं। लाख लीटर पानी जो है, हमारी मिट्टी कैसी है उसके अनुसार वो मिट्टी के अंदर गया या बह के निकल गया। अगर मिट्टी के अंदर गया, तो वो मिट्टी के अंदर है और वो उपलब्ध है कोरडा जमीन में भी। और अगर मिट्टी की अवस्था वैसी नहीं है कि मिट्टी के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो बह के निकल जाएगा, तो कोरडा जमीन में जो लेकिन आपका प्रश्न है, वो समस्या उत्पन्न होती कि तब नमी नहीं है तो कैसे फसल होगा। वाटर कंजर्वेशन जरूरी है। हाँ, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए हमारी मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी जरूरी होगी। और अगर मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे बनती है? मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, वो अगर 1% ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो वो 1% ऑर्गेनिक मैटर का मतलब हुआ कि 60 लाख लीटर पानी वो होल्ड कर सकता है। अब मिट्टी का 1% ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन कितनी गहराई तक? वो गहराई जो है वो यहाँ पे इसका जो गणित है, वो अगर 1 मीटर गहरी मिट्टी जो है, प्रोफाइल जो है, उसमें अगर यूनिफॉर्मली 1% ऑर्गेनिक मैटर है, तो वो 1 मीटर की गहराई और 1 एकड़ की जमीन जो है, उसमें वो 60 लाख लीटर पानी होल्ड कर पा रहा है। अब 60 लाख लीटर पानी अगर आपको स्टोर करना है और सिंचाई करने के लिए, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा टैंक चाहिए होगा। लेकिन अगर हमने मिट्टी को सुधार दिया, उसके ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा दिया, 0 से 1% कर दिया,
तो उसके अंदर 60 लाख लीटर पानी जमा हो जाता है। लेकिन उसकी गहराई 1 मीटर होनी चाहिए। जितनी कम होगी उतना उसका परसेंट, अगर आधा मीटर है तो 50% होगा, मतलब 30 लाख लीटर होगा। अगर 25 सेंटीमीटर है तो वो 15 लाख लीटर होगा। अगर केवल 10 सेंटीमीटर है तो वो उसका 10% मतलब 6 लाख लीटर होगा। ठीक है, इस प्रकार से है। तो हमको करना क्या है ऐसी जमीन में कि मिट्टी की ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएं। पहले जब मिट्टी का परीक्षण करें तो उसमें हम देखें कि ऑर्गेनिक मैटर कितना है। बाकी सारे पोषक तत्व तो ठीक है, जितना भी है, कम है ज्यादा है, जो कम है उसको बढ़ाना है, उसको देना है। और जो ज्यादा है उसकी उसको देने की जरूरत नहीं है। और उसको जैविक तरीके से देंगे तभी ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। अगर रासायनिक तरीके से देंगे तो ऑर्गेनिक मैटर कम होता चला जाएगा। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है, वो जो जंगल की मिट्टी होती है जहाँ पे कोई खेती नहीं होती, कोई वो नहीं होता है, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है? करीब साधारणतः 4.5 से 5% तक ऑर्गेनिक मैटर औसतन होता है। उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 2 से 2.5% अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो आपकी मिट्टी, खासकर ऐसी जगह पर, नमी बरकरार रहती है और फसल लिया जा सकता है। हजारों वर्ष पहले हमारी मिट्टी इसी प्रकार की थी, और हमें उत्पादन अभी से, अभी का जो उत्पादन है उससे कहीं ज्यादा मिलता था। अगर आपको मैं बताऊं कि वैदिक काल में धान की फसल में उत्पादन अभी से 4-5 गुना ज्यादा मिलता था। अभी 2 टन अगर मिल रहा है, 20 क्विंटल अगर एकड़ में मिल रहा है, तो हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। उस समय 8-10 टन मिलता था। मतलब जो 20 क्विंटल की बात करें, उस समय 80 से 100 क्विंटल मिलता था। ये विश्वास के लायक नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है। अगर आप उसको ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। आज भी किसान ऐसे हैं जो उसको ले रहे हैं, उस तरीके से कर रहे हैं, उनको मिल रहा है। आज जो जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, नेचुरल खेती कर रहे हैं, और इन सब बातों को समझ के उसके अनुसार कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा लिया है। और मैंने भी देखा है। प्रचार नहीं होता है, क्योंकि अगर इसका प्रचार हो गया तो किसका नुकसान होने वाला है वो आपको पता है। उसमें सरकार भी है और कंपनियां भी हैं। तो ऐसे लोगों का प्रचार नहीं होता है। लेकिन प्रचार की बात नहीं है। अगर हम इसको जानते हैं, समझते हैं और करते हैं तो हमें मिलता है। बाकी किसी और को पता चले नहीं चले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिसको पता चलेगा, वो अगर नकल ही सही, अगर सही तरीके से नकल करेगा तो उसको भी फायदा होगा। नकल करने के लिए भी तो अकल चाहिए। सही सही नकल करने के लिए हम्म। सही अकल होनी जरूरी है। ठीक है, वो बातें तो हैं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि केवल हम प्रकृति को समझने के लिए पहले हम अ, इसको समझे, जो जो विषय पे हम बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ जिस जगह पे हम खेती कर रहे हैं, वो स्थान, वो मिट्टी और वो इकोसिस्टम, वो सारी बातें हैं। वो ये विषय बहुत विस्तार में है। सभी चीजों को समझ के जब हम प्रकृति को समझते हैं और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, तो हमें सही रिजल्ट मिलता है। सर, आज के लेक्चर में आपने बताया कि पूर्व से पश्चिम में हमें ये फसल को बोना है। और सुबह का जो टाइमिंग है वो स्प्रे का, वो 8 से 10 रहेगा। और बल्कि शाम का जो रहेगा, 9:30 को समझ के चलिए, तो 10 तक तो ऐसे भी चला जाता है। 10 से मतलब आगे एंड नहीं करना है जाना। 9:30। हाँ। जी। और शाम का हमको 6 के पहले हाँ, खत्म 6 करना के है। पहले करना है। 6 के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 6 के बाद करेंगे तो कोई नुकसान है। लेकिन लेकिन दिन 3:30 के रहते, बाद शुरू करना मतलब दिन रहते करना जरूरी है। अंधेरे में हम जब अगर खेत में कोई काम करते हैं तो हम पौधे को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि जैसे हम सोते हैं वैसे अंधेरा, सूर्यास्त के साथ पौधा भी निद्रा अवस्था में रहता है। क्योंकि अंधेरा होने के बाद जो है वो रात्रि में पौधे, ज्यादातर पौधे जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं
सॉरी, ये लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कुछ यानी 6 के पहले हमने खत्म करना है सर। कर देना चाहिए। 3:30 अगर से कोई 6। मजबूरी है कि आपके पास बिजली ने जो है रात में आ रही है, तो फिर रात में आप पानी दीजिए। लेकिन पानी देने के लिए खेत के अंदर जाना तो जरूरी नहीं, अगर आपकी व्यवस्था बनी हुई है तो। और ऐसा दूसरा सर कहा जो जाता है ना आदिनाथ जी कि के। ऐसा कहा जाता है ना कि रात में पौधों को नहीं छूना चाहिए, पत्तों को नहीं छूना चाहिए। जी वो इसी कारण है कि जी। जैसे हम सोते रहते हैं तो डिस्टर्ब नहीं करता कोई, जग जाते हम्म। हैं, नींद टूट जाती है, तो ऐसे ही वो भी सुप्तावस्था में रहते हैं, वो भी आराम करते हैं, वो भी कह सकते हैं कि नींद लेते हैं। सर ये जैसे आपने बताया था कि अपने को जो नक्षत्र वगैरह देखना है वो चंद्र के हिसाब से देखना है ना सर। अ, तो आपने आदिनाथ जी के प्रश्न में बताया था सर कपास वगैरह के लिए कि सूर्य जब आर्द्र नक्षत्र में जाएगा करके। देखिए, सूर्य का जो है वो अ, सूर्य 13 दिन एक नक्षत्र में रहता है, 13.25 दिन करीब। ठीक है। और चंद्र जो है वो एक दिन से थोड़ा सा ज्यादा समय, हमने पहले दिन बताया था कि 24 घंटे एक दिन, और 2 घंटे और 0.22, मतलब 2 घंटे करीब 12-13 मिनट औसतन नक्षत्र चंद्र जो है एक नक्षत्र में रहता है। लेकिन सूर्य जो है वो करीब 13 सवा 13 दिन रहता है। ठीक है। तो दोनों का महत्व है, क्योंकि जब आप एक मौसम की बात करें, एक ऋतु की बात करें, तो वहां पे नक्षत्र के अनुसार जो है वर्षा और ये सारे, उसके लिए आपको थोड़ा सा जो दूसरे वीडियोस जो हैं उसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें भी हम आखिरी दिन थोड़ा सा उसको हम टच करेंगे, लेकिन उस उन वीडियोस में विस्तार में है वो। तो जब हम मौसम को समझना है, वातावरण को समझना है, ऋतु को समझना है, तो हमको सूर्य को भी देखना जरूरी है। लेकिन जब हम पौधे को, फसल को देख रहे हैं, तब हम चंद्र के अनुसार देख रहे हैं। यहाँ पे ये, क्योंकि ऋतुएं जो बदलती हैं वो चंद्र के अनुसार नहीं बदलती, बल्कि सूर्य के गति से बदलती है। ठीक है। तो मौसम मौसम, को देखना है तो सूर्य को देखना होगा। हाँ, मौसम को देखना है तो सूर्य का देखना होगा। और फसल को देखना होगा तो चंद्र के ऋतु हिसाब से। ऋतु को देखने के लिए सूर्य के अनुसार देखना है। ठीक है। जी। और मौसम, वातावरण जो है, जिसको हम अंग्रेजी में क्लाइमेट बोलते हैं, उसके लिए जो 7 ग्रह हैं उनके आधार पर देखा जाता है। जो हमने तत्वों की बात की है, उसके तत्व के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस ग्रह का प्रभाव है, किस नक्षत्र का प्रभाव है, और वो है, तो उसके अनुसार देखना होता है। बट फसल के लिए अगर हम देखें तो बाकी सभी ग्रहों से ज्यादा सूर्य और चंद्र का है। तो सूर्य किस नक्षत्र में वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे तो सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा सूर्य का पड़ता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के साथ बाकी ग्रहों के जो नक्षत्र के और राशि के जो वो पड़ते हैं हम पृथ्वी पर, वो सूर्य के प्रकाश के साथ पड़ते हैं सीधे से। क्योंकि सूर्य के पीछे जो होता है, सूर्य के प्रकाश के साथ वो पृथ्वी पर पड़ रहा है। लेकिन जो ग्रह साइड में है या विपरीत दिशा में है, उनका प्रभाव तो सीधे नहीं पड़ता है ना, कम पड़ता है। उसको हम एक दिन एक्स्ट्रा लेंगे, उसमें हम फिर इसी इसी तरह के प्रश्नों के लिए हम उस स्लाइड में जाएंगे। वो स्लाइड हमने कल दिखाया था, उस स्लाइड में जाके फिर से हम उसको वो करेंगे, बताएंगे। रिकॉर्ड है उसका कल का, वो रिकॉर्ड में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप ऐसे भी देखते हैं कि ज्योतिष विद्या में भी रहता है कि त्रिकोण बन रहा है और सीधे दृष्टि पड़ रही है। तो ये जो बातें हैं वो इस हिसाब से ही कही जाती है कि सीधे दृष्टि पड़ रही है, तिरछी दृष्टि पड़ रही है ना। तो वो इसका मतलब यही होता है कि जो प्रभाव है वो सीधे पड़ रहा है, और जो अगर तिरछे पड़ रहा है तो कम पड़ रहा है ना। जी। और वहां पे अगर तिरछा पड़ रहा है तो ग्रह के अनुसार
जो है वो ग्रह का स्वभाव कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसके अनुसार सकारात्मक है कि नकारात्मक है। और वो भी जातक जो होता है, अगर हम कुंडली की बात करें तो जातक जो होता है उसकी राशि क्या है, उसका नक्षत्र क्या है, जन्म राशि और जन्म नक्षत्र क्या है, और उस जन्म नक्षत्र के मतलब जन्म कुंडली के अंदर विभिन्न ग्रहों का स्थान क्या है, किस घर में है। उसमें भी कुंडली में 12 घर होते हैं। हम इसको आखिरी दिन में थोड़ा सा अलग से हम बात करेंगे। ये भी समझना जरूरी है यहाँ। इसको समझने के लिए उसको थोड़ा सा, ज्योतिष विद्या को थोड़ा सा समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा समझना कि ये प्रभाव पड़ता कैसे है। ठीक है। कुंडली में जी। जो 12 घर होते हैं, है ना, उसका आधार क्या है। वो 12 घर जो बनाए जाते हैं कुंडली के अंदर, आपने देखा होगा पंडित जी सबसे पहले स्थान, तिथि और समय के, जन्म समय, जन्म तिथि और जन्म स्थान के अनुसार वो पंचांग देख के एक वो बनाते हैं, आकृति बनाते हैं जिसमें 12 घर होते हैं जो कुंडली का जो आधार होता है। तो वो कैसे बनता है, उसका कैसे होता है, उसको भी हम अगर समझ लेंगे तो ये चीज समझने के लिए हमारे फसलों के लिए भी आसान हो जाएगा। तो हम उसको इसके स्लाइड में हमने नहीं लिया है क्योंकि इसका पार्ट नहीं, लेकिन उसको हम अलग से एक दिन और एक्स्ट्रा हम इसको करेंगे और उसमें हम इसको समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? किशोर जी आप कुछ पूछ नहीं रहे, आशुतोष जी आप भी आज मौन धारण किए हुए हैं। कुछ है मन में, दिमाग में तो यहाँ पे पूछिए, क्योंकि आपका प्रश्न सभी के लिए फायदेमंद है। सर। हाँ, बताइए। हेलो। सर। सर ये अपना आपने बताया था ना पहले कि पूर्णिमा के दिन पौधों में अग्रिम भाग तक मतलब प्रभाव रहता है चंद्र का। पूर्ण पूर्ण जो बोलते हैं कि पूर्णिमा में पौधा पूर्ण होता है। तो मान लीजिए कि अगर मुझे किसी का कलम करना है, नींबू का, संतरे का या आम का, तो क्या वो दिन सही है उसकी टहनी काटने के लिए, कलम ऊपर लगाने के लिए, कि उसी दिन में कटिंग लूं या फिर दूसरे कोई दिन, ऐसा कोई बेस्ट कौन सा हो सकता है? देखिए कैसा है कि पूर्णिमा के दिन रस का प्रभाव, कल के उसमें स्लाइड में आएगा, रस का प्रभाव ऊपर की तरफ होता है और पूर्णिमा के दिन सबसे ऊपर होता है। ठीक है। सबसे ऊपर ओके। मतलब जड़ से सबसे दूर वाला भाग क्या होता है किसी भी पौधे या पेड़ में? पत्ते, फल और फूल। ठीक है। फूल, हाँ। 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 अगर आप उस समय टहनी काट रहे हैं हाँ। तो सबसे नुकसान उस समय होता है। आपने देखा होगा कि शुक्ल पक्ष में अगर आप द्वितीय सप्ताह में पूर्णिमा के पहले या पूर्णिमा के दिन अगर आपने कटिंग की है, प्रूनिंग की है, तो वहां पे उस जगह से बीमारियां जाती हैं, बीमारी होती है। ओके। कटिंग करने का सबसे सही समय जो है वो पूर्णिमा के बाद का सप्ताह छोड़ के, जो अमावस्या के पहले का